हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं सौरभ, आपका फिजिक्स टीचर। हम यहां पर बात कर रहे थे कक्षा 12 के चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। जैसे आप जानते हो, हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि गाउस के अनुप्रयोग कौन कौन से होते हैं। गाउस के अनुप्रयोग में हमने एक अनुप्रयोग पढ़ा था कि अनंत समान आवेशित अनंत चादर के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है। उसी सीरीज को आगे बढ़ते हुए अपन गाउस के नियम का अपन दूसरा अनुप्रयोग पढ़ते हैं, जो कि है, ध्यान से सुनना, वो दूसरा अनुप्रयोग है एक समान आवेशित अनंत तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ये ही क्वेश्चन है वो आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 2022 वाले पेपर में भी आपको मिला था। तो एज रेस्पेक्ट बोर्ड एग्जाम ये वाला इंपॉर्टेंट भी है। तो आज हम जो टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है एक समान आवेशित अनंत सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले वही, हम यदि इसमें स्टार्ट करने से पहले विद्युत क्षेत्र अपन को ज्ञात करना है तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने से पहले हम इसकी बताएंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा, कि किधर दिशा हो अपन को प्राप्त होने वाली है। तो जैसे अपन बात करते हैं एक समान आवेशित तार। ये मैंने कोई एक तार बनाया है जो कि अनंत है। इसका मैंने अनंत का छोटा सा भाग यहां पर ले लिया है। अब अनंत आवेशित तार है, इस पर एक समान आवेश स्थित है। ये लो, एक समान आवेश वितरित किया गया है। इससे मध्य बिंदु अपने बनाते हैं। तो मान लो कि इसका जो मध्य बिंदु है वो यहां पर है, ओ बिंदु पर। ये इसका मैंने एक छोटा सा जिस कॉर्नर पर बिंदु लिया है वो ए है, एक अल्पांश भाग ले लिया। इसी तरीके से इसका जो दूसरा एंड है, इस पर भी मैंने कोई एक बी बिंदु ले लिया है, ये भी अल्पांश भाग है। इस वाले मध्य बिंदु से मैं बात कर रहा हूं कि आर दूरी पर एक बिंदु पी है। यहां से आर दूरी पर कौन सा बिंदु है? पी बिंदु। जहां पर एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश रखा गया है, उस पर अपन को विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। और परिमाण ज्ञात करने से पहले अपन ज्ञात करेंगे दिशा। तो चलिए कैसे बात करते हैं। जैसे अपने पीछे बात की थी, सेम एग्जैक्टली वैसे ही अपन यहां पर चलेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बताया था कि अपन अल्पांश ए के कारण ज्ञात करते हैं। किस बिंदु पर? पी बिंदु पर। तो विद्युत क्षेत्र आप इसके कारण बताओगे तो कैसे आएगा? कुछ इस प्रकार से। अब ये आकर्षण होगा, इसमें प्रतिकर्षण होगा। जाहिर सी बात है, यहाँ पर एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश होता है और यहाँ पर देखो प्लस रखा गया है, तो ये भी कैसा होगा? प्लस ही होगा। तो प्लस प्लस के मध्य कैसा आवेश? प्रतिकर्षण आवेश। तो ये जो आपको विद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होने वाला। मान लिया ये एकांक बिंदु है या एकांक भाग है इस तार का, तो इससे प्राप्त होने वाला जो विद्युत क्षेत्र है वो भी कैसा है? एकांक ही है। तो ये आपने दिखा दिया DE1 से। इसी प्रकार बिंदु P से ज्ञात करेंगे। तो बिंदु P भी कैसा है भाई? धनात्मक ही है, क्योंकि एक ही तार है, इस तार का दूसरा वाला भाग है धनात्मक भाग। इससे P बिंदु पर ज्ञात करोगे तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा आपको। ये लो, ये एकांक धनात्मक भाग है, तो ये धनात्मक प्रतिकर्षण लग रहा है। तो इससे प्राप्त होने वाला विद्युत क्षेत्र मैंने किसे बता दिया है? DE2 अल्पांश विद्युत क्षेत्र। तो ये आपने विद्युत क्षेत्र बता दिए, ए के कारण और बी के कारण। अब यदि आपको इसका परिणामी ज्ञात करना है तो जैसे हमने पिछले वाले में किया था, आपने क्या किया? इसको मान लिया कि हमारे पास ये दोनों जो विद्युत क्षेत्र है वो इससे कितने कोण पर है? थीटा कोण पे। तो ये DE1 भी क्या है? इस वाली लाइन से कितने कोण पर है? थीटा कोण पर। अब देखिए, आपको बताया गया है कि ये जो धनात्मक आपकी समान आवेशित अनंत तार था, उसका जो आवेश घनत्व है, जिसको अपन क्या बोलेंगे? एक सीधा तार है, तो उसको अपन किससे प्रदर्शित करेंगे? रेखीय आवेश घनत्व से। आपने पीछे 3 आवेश घनत्व आपने इस वाले चैप्टर में पढ़े होंगे। तो इसका अपन रेखीय आवेश घनत्व किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। ये लो, अब देखो, ये DE1 और DE2 न तो एक दिशा में है और न ही एकदम विपरीत दिशा में, ये अलग अलग किसी कोण पर है। तो जब अलग अलग कोण पर है तो परिणामी ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं? इन दोनों को समकोणीय घटकों में विभाजित करते हैं। समकोणीय घटक, इसका कोस थीटा घटक और साइन थीटा घटक। तो चलिए करते हैं इसको।
पहला है DE1। तो DE1 का एक घटक अपन निकालते हैं जो कि किधर आएगा। देखो आपको पहला बताया था हमेशा cos थीटा वाला घटक निकाल लो। किससे? जिसके साथ में कोण बन रहा है। DE1 का निकाल रहा है, किसके साथ कोण बन रहा है? इस वाली लाइन के साथ कोण बन रहा है। तो cos थीटा का घटक किधर आएगा? इस साइड में आ जाएगा, जिसको किसे प्रदर्शित कर रहा हूं मैं? DE1 cos थीटा। ये लो पहला घटक हो गया। अब इसका दूसरा घटक कौन सा आएगा? DE1 sin थीटा। तो DE1 sin थीटा इससे कहां पर होगा? 90 डिग्री पे। किधर रखेंगे? इधर, या तो इधर रखेंगे या फिर ऊपर की तरफ, क्योंकि इस वाले भाग का 90 डिग्री या तो ऊपर या फिर नीचे। किधर रखना चाहिए अपन को? मैं आपको पीछे बताया है कि ये दोनों घटकों का परिणामी किधर आता है? हमेशा बीच में आता है। यदि ये DE1 cos थीटा है तो इधर यदि अपन मान लेते हैं DE1 sin थीटा, तो ये दोनों घटकों का परिणामी DE1 मध्य में आ रहा है। तो इसलिए अपन इस तरफ अपन इसको रखना है। इसी प्रकार से DE2 का घटक निकालोगे तो एक घटक इधर आएगा, थीटा कोण जिसके साथ बन रहा है, तो एक घटक इधर आया, कितना बना? DE2 cos थीटा। दूसरा घटक sin थीटा, इससे 90 डिग्री, तो ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि परिणामी इसमें क्या आना चाहिए? मध्य में। तो इधर क्या आ गया? DE2 sin थीटा। ये लो घटक बता दिया हमने दोनों के। अब देखिए, अब आगे बात करते हैं, जैसे DE1 क्या हो गया, DE1 और DE2 क्या आ गया। देखिए A बिंदु से, जैसे मान लें कि मैंने A दूरी पर है, A बिंदु है वो इस P बिंदु से कहां पर, कितनी दूरी पर है? A दूरी पर। तो B बिंदु भी P बिंदु से कहां पर, कितनी दूरी पे होगा? A पर ही होगा, क्योंकि इसके मध्य बिंदु से ये वाला बिंदु आपने निकाला है। तो देखो यदि ये A के कारण इस वाला DE1 ज्ञात करोगे तो कितना आएगा? K Q, बीच की दूरी A² होगा, दिशा लगाएगी। DE2 K Q, बीच की दूरी A²। किसके कारण निकालना है? B बिंदु के कारण। तो देखो KQ/A², दोनों का परिणाम कैसा है? समान है, परंतु दिशा देखो, दिशा इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दिशा क्या है? विपरीत है। अब दिशा विपरीत है परंतु दोनों का जो परिणाम है वो समान है। समान परिणाम है, इस वजह से DE1 sin थीटा और DE2 sin थीटा वो उसका परिमाण भी क्या होगा? समान होगा। समान होगा, इनकी दिशा एक दूसरे के जस्ट क्या है? विपरीत है। तो ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं। तो एक दूसरे को प्रभाव को क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। अब अपन के पास घटक कौन से बचे हैं? दो ही घटक बचे हैं। एक तो बचा है DE2 cos थीटा, एक बचा है DE1 cos थीटा। दोनों समान दिशा में हैं, तो इसका परिणामी भी किधर आएगा? इन दोनों का योग इसी दिशा में आने वाला है। तो इन दोनों का योग आएगा तो क्या इसी दिशा में आएगा। तो आपका जो विद्युत क्षेत्र का परिमाण है वो किसकी दिशा क्या होगी? इस वाले तार से लंबवत बाहर की ओर आपको प्राप्त हो रही है। ये चीज आप ध्यान से इसको नोट भी कर सकते हो और समझ भी सकते हो। अब देखिए, ये आपने क्या प्राप्त किया है? केवल अभी तक दिशा प्राप्त की है। अब आपको क्या याद करना है? विद्युत क्षेत्र का परिमाण कहां पर? इस वाले P बिंदु पर। गाउस के नियम का अनुप्रयोग कर रहे हैं तो गाउस के नियम की सहायता से निकालेंगे। तो ये दिशा आ गई, तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण कैसे ज्ञात करें? तो चलिए उसकी बात करते हैं। इससे पहले आप इसको नोट करना चाहो तो पॉज करके नोटें कर सकते हो। अब देखिए, परिमाण याद करना है, ये अपनी केवल अभी तक दिशा प्राप्त हुई है। जैसे अपने पिछले वीडियो में बात किया था कि जब एक अनंत आवेशित समतल चादर थी तब अपन ने कैसे ज्ञात किया है? तब उसके ऊपर आपने एक गाउसियन पृष्ठ माना था, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ माना था। उस पर आपने अलग अलग प्रकार से विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया है। सेम उसी प्रकार से अपन यहाँ पर ज्ञात करेंगे। देखिए, ये है अनंत आवेशित, एक समान आवेशित है तार हो गया। इस पर आपको P बिंदु से, इसके मध्य बिंदु से P दूरी पर कोई भी मान लो एक मध्य बिंदु ये रहा, इस O बिंदु से R दूरी पर P बिंदु है, इस पर ज्ञात करना है। तो देखो, विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इस पर अपन क्या बनाएंगे? एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। आपको पता है गाउसियन पृष्ठ एक प्रकार से बंद पृष्ठ होती है।
जो कि विद्युत क्षेत्र के लिए अपन ज्ञात करने के लिए वो 1 बना रहे हैं। तो यहाँ पर गाउसियन जो पृष्ठ बनेगी वो भी एक बेलनाकार भाग होगा, लेकिन किस प्रकार से होगा, देखो वो कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा। ये बेलनाकार भाग, इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं अपन गाउसियन पृष्ठ। ये गाउसियन पृष्ठ। अब गाउसियन पृष्ठ है तो अब इससे निकालेंगे। अब देखो गाउसियन पृष्ठ है, बेलनाकार भाग हो गया, तो आपको बेलनाकार भाग है तो इसके 3 पृष्ठ आपको बता सकते हो। कौन कौन से पृष्ठ हुए, एक तो कौन सा ऊपर वाला पृष्ठ कैसा है, वर्ताकार भाग है। मान लो इसको मैं प्रदर्शित कर रहा हूं S1 से। एक कौन सा भाग, बिल्कुल नीचे वाला भाग, ये भी कैसा है, वर्ताकार भाग है, इसको मैं दिखा दिया S2 पृष्ठ से। और एक कौन सा भाग है, ये वाला S3 भाग। ये 3 पृष्ठ हो गए, ये वर्ताकार होगा, ये भी वर्ताकार होगा। और जबकि S3 है वो किस प्रकार से होगा, वो कुछ वक्राकार पृष्ठ होगा, जो कि एक बेलन का ये वाला भाग है वो वक्र पृष्ठ हो गया। तो ये S3 कैसा हुआ, वक्र पृष्ठ होने वाला है। अब सबसे पहले इन तीनों भागों पर अपन किसका मान बताएंगे, सबसे पहले तो अपन इसके तीनों भागों पर क्षेत्रफल सदिश की बात करेंगे। इन तीनों के लंबवत आने वाला है अलग अलग क्षेत्रफल का, और साथ में एक बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की। अब विद्युत क्षेत्र की तो आपको पता है दिशा किधर आ रही है, यदि P बिंदु यहाँ पर स्थित है तो इसके लंबवत बाहर की ओर, तो विद्युत क्षेत्र तो कुछ इस प्रकार से ऐसे बाहर निकलता हुआ, विद्युत क्षेत्र की दिशा तो ये होने वाली। अब इस वाले सबसे पहले इस पृष्ठ की बात करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र यहाँ पर बताओगे इधर ही है, इस पर भी क्या है, इधर ही है, ये विद्युत क्षेत्र है। अब इसका क्षेत्रफल सदिश की बात कर रहे हैं तो किधर की तरफ होगा, क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में, किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। ये क्षेत्रफल उससे बाहर की तरफ लंबवत दिशा में उसका क्षेत्रफल सदिश। मान लो इसको प्रदर्शित कर दिया मैंने DS1 से। इसका क्षेत्रफल सदिश किधर आएगा, इसके लंबवत, तो किधर आएगा, नीचे की तरफ। कितना आया, DS2 से प्रदर्शित कर रहे हैं। अल्पांश भाग की अपन बात कर रहे हैं, इसलिए कि आपने इस छोटे से अल्पांश भाग पर इसका क्षेत्रफल सदिश किससे प्रदर्शित कर दिया है, DS2 से। तो अब देखिए अपन इसकी क्या बात करने वाले हैं, क्या कितना। देखिए सबसे पहले अपन ने बात की है इनकी विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश बताती हैं। आपने गाउसियन पृष्ठ की भी कल्पना कर ली है। तो सबसे पहले आप बताइए कि तार पर है वो रेखीय आवेश घनत्व कितना था, आपको स्टार्टिंग में बताया इसका जो रेखीय घनत्व है कितना है, लेमड़ा से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व लेमड़ा है, अतः तार के अंदर उपस्थित, अपन क्या बताएंगे, तार के अंदर उपस्थित कुल आवेश कितना होगा। तो तार पर उपस्थित कुल आवेश, या तो कुल आवेश कितना होगा, समेशन Q कितना हो जाएगा, लेमड़ा अपॉन L। आप जानते हो रेखीय आवेश घनत्व को लेमड़ा से प्रदर्शित करते हैं, क्या होता है, समेशन Q अपॉन L। तो समेशन Q कुल आवेश कितना हो जाएगा, लेमड़ा इंटू L। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आपको प्राप्त हो गई। अब गाउस के नियम से बताएंगे। गाउस का नियम आप जानते हो, पीछे आपने पढ़ा है। गाउस का नियम क्या होता है, फ्लक्स E डॉट ds इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गाउस का नियम होता है, आप सभी को इसके बारे में पता है। अब गाउस का नियम पता है तो देखो समेशन Q का मान आप रख सकते हो कहाँ से, समीकरण 1 से रखा तो मान कितना आया, ये आपने रखा E डॉट ds, समेशन Q का मान रखा तो कितना आया, लेमड़ा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका फ्लक्स चल रहा है। अब आपको फ्लक्स ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र तो देखो एक की दिशा में प्राप्त हो रहा है, लेकिन ये जो ds है वो क्षेत्रफल सदिश आपको 3 प्रकार के प्राप्त हो रहे हैं। कौन कौन से हैं, DS1, DS2 एंड DS3। DS1, DS2 एंड DS3। आपने इसका DS3 नहीं बताया तो DS3 इसके लंबवत किधर होगा, बाहर की तरफ लंबवत। ये वाला वक्र पृष्ठ है तो इससे बाहर की तरफ लंबवत, तो इधर कौन सा हो जाएगा, DS3। 3 क्षेत्रफल सदिश है, क्या करेंगे, तीनों का अलग अलग ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो आपने बताया कि
इसमें बताया कि 3 पृष्ठ प्राप्त हो रहे हैं बेलनाकार भाग से, जो गाउसियन पृष्ठ है। पहला भाग है S1 वृत्ताकार पृष्ठ, दूसरा S2 ये भी वृत्ताकार पृष्ठ है, और तीसरा S3 जो कि कैसा है, वक्राकार पृष्ठ है। ये कौन सा है, वक्राकार पृष्ठ। तो तीनों के कारण अलग अलग याद करोगे तो कैसे लिखा, इसी क्वेश्चन को, इसको मैंने समीकरण दूसरा दिया, तो समीकरण 2 से आप क्या लिख सकते हो, इसको अलग अलग बांट लेते हैं। पहला E डॉट DS1 कौन से वाले भाग का, S1 के लिए, प्लस E डॉट DS2 कौन सा वाला भाग का, S2, प्लस E डॉट DS3 कौन से वाले भाग का, तीसरे वाले भाग, बराबर में आपका लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E डॉट DS सदिश है तो सदिश को हटाएंगे तो क्या आएगा, आपको पता है, E DS1 cos थीटा प्लस E DS2 cos थीटा प्लस E DS3 cos थीटा, बराबर में क्या है, लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये S1 का, ये S2 और ये S3। अब तीनों भागों की बात करेंगे तो E और DS1 cos थीटा क्या है, थीटा, इन दोनों के मध्य का कोण, E ये इन दोनों के मध्य का कोण थीटा, ये थीटा किसका है, E और DS3 के मध्य का कोण। तो तीनों के मध्य का कोण बताओ। तो पहला वाला बात करते हैं इसकी, इसका कोण कितना होगा, तो E और DS1, E इधर है DS1 इधर है, बीच का कोण कितना आ रहा है, 90 डिग्री। E इधर है DS2 नीचे है, बीच का कोण कितना आ रहा है, 90 डिग्री। तो देखो S1 और S2 भाग में आपने देखा कि cos थीटा, थीटा का मान कितना आया, 90 डिग्री, क्योंकि E और DS1 लंबवत है, इधर E और DS2 ये भी क्या है, लंबवत है। तो क्या लिख सकते हो दोनों में, ये होगा S1 E cos 90 डिग्री प्लस E DS2 cos 90 डिग्री प्लस E DS3 cos, तीसरे वाला भाग का आप देख सकते हो कितना आ रहा है, E और DS3 के मध्य, E ये रहा, DS3 ये रहा, दोनों समान दिशा में दिखाई दे रहे हैं आपको। तो कोण कितना होगा, 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री E और DS3 के मध्य का कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, बराबर में क्या चल रहा है, लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसा कैसा यहाँ पर आ जाएगा, लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है इतना। अब देखिए आगे क्या करने वाले हैं, cos 90 पता है कितना होता है, 0। तो इसका मान तो कितना आया, इसका मान कितना आया, 0, इसका मान 0 और इसका मान cos 0 1। तो S3 का भाग का E DS3 ऐसा कैसा, cos 0 क्या हो गया, 1, आगे है लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए E है वो समरूप है, परिवर्तित नहीं हो रहा, समान दिशा है, तो उसको E को अपन बाहर रख सकते हैं। तो क्या मान आएगा, E को बाहर रखा, अंदर है S3 भाग का DS3 बराबर लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए समाकलन कर रहे हो S3 भाग का एकांक क्षेत्रफलों का, जब समाकलन करोगे, भाई समाकलन करते हैं छोटे से भाग का, तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है, पूरा समाकलन करने का मतलब आप छोटे छोटे भागों का क्या कर रहे हो, योग कर रहे हो। तो मैंने माना था DS3 यहां पर एक अल्प भाग माना है, तो इन अल्प भागों का आप योग करते जाओगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, ये वाला पूरा पृष्ठ प्राप्त हो जाएगा। कौन सा वाला पृष्ठ, ये जो S3 पृष्ठ दिखा रहे थे। और S3 पृष्ठ कैसा था, वक्राकार पृष्ठ था। तो वक्राकार पृष्ठ आप निकालोगे तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, वक्र पृष्ठ का, आप जानते हो वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrl होता है। तो समाकलन DS3 का मान कितना आ गया, 2πrl, ये मान इसमें रखिए, कितना आएगा, सिंपल सा E यहां हुआ 2πrl बराबर में क्या हुआ, लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब L से L कैंसिल हो सकता है, यहां पर L से L क्या हो गया, कैंसिल,
क्या बचा, ई का मान आपको निकालना है, ई विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो लेमड़ा 2 पाई आर नीचे चला जाएगा तो कितना हुआ 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये पॉइंट हो गया। तो आपका विद्युत क्षेत्र कितना प्राप्त हुआ, ई बराबर क्या हुआ लेमड़ा अपॉन 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट आपको प्राप्त हो चुका है। अब देखिए, आप यदि इनको दोनों तरफ क्या करो गुणा कर सकते हो, गुणा करोगे तो देखो कैसे, गुणा करने का मतलब क्या हो गया कि मैं इसको ऊपर 2 से गुणा करूं और नीचे भी किससे गुणा करूं 2 से, तो मान क्या बनेगा इसका ध्यान से देखना, ऊपर हुआ 2 लेमड़ा बट्टे में 4 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा पॉइंट का। अब ये पॉइंट की बात करेंगे तो देखिए, आप ध्यान से देखोगे तो 1, ये पॉइंट को यदि मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इसको मैंने पॉइंट को डिवाइड कर दिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, तो ये बना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको अलग रखा है। ऊपर है अपना 2 लेमड़ा डिवाइड में आर। हमने किया है कि आपका ई का मान है लेमड़ा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, इसको आपने ऊपर 2 से और नीचे 2 से गुणा किया, तो क्या बनेगा अपना 2 लेमड़ा 2 इंटू 2 4 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। मैंने क्या किया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग लिखा और इसको 2 लेमड़ा अपॉन आर को इसको अलग रख दिया। अब किस लिए रखा है, आप जानते हो कि के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, के होता है, तो आप इसकी जगह ये मान रख सकते हो के, तो मान रखोगे तो कितना आया ई बराबर कितना बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या रखोगे के, आगे क्या है 2 लेमड़ा डिवाइड में आर। तो ये होता है आपका अनंत एक समान आवेशित सीधे तार के कारण किसी भी एक आर बिंदु पर, कोई आर दूरी पर कोई बिंदु है जिस पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना आया है ई बराबर 2 के लेमड़ा बटे आर। तो ये अपना पॉइंट होता है, इसका आपको खास ध्यान रखना है। सदिश रूप में लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो, सदिश रूप में आप लिख सकते हैं अपन इसको सदिश में ई सदिश बराबर 2 के लेमड़ा बटे आर, और साथ में एकांक सदिश लिखना चाहोगे तो एन केप इसका एकांक सदिश हो गया। तो इसको अपन सदिश रूप में प्रदर्शित कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। तो आपको ये पॉइंट आपको और भी अच्छे से समझ में आया होगा, मैं इस बात की आशा रखता हूँ। देखिए, पिछले पॉइंट में अपन ने बात किया था, पिछले वीडियो में बात किया था कि एक समान आवेशित एक अनंत चादर के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, और आज हमने बात की है कि एक समान आवेशित अनंत तार के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, उसका मान होता है E बराबर 2 के लेमड़ा बटे आर। तो इसको नोट कीजिए, पॉइंट को दोबारा से रिवाइज कीजिए, पॉइंट वीडियो को पॉज कीजिए कहाँ पर पॉइंट को समझ में नहीं आए, और आप सभी से आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगले वाले वीडियो में अपन इसी अनुप्रयोग को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे गोलीय ठोस के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है। जैसे हमने आर पॉइंट पे यहाँ पर निकाला है, उसी तरीके से हम बात करेंगे गोलीय ठोस से विद्युत क्षेत्र क्या होने वाला है। तो मिलते हैं इसी आशा के साथ कि आप खुश हैं, अपने बोर्ड की तैयारियों में लगे हुए हैं और अगेन टू अगेन इनको रिवाइज करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।